जी सर। ये सही बात बोला, ये एकदम सही बात। जब पढ़ाई के बाद उसको रिवाइज कर लेते हो और जो पढ़ाया गया उसको कॉपी और पेन लेके दिमाग से याद करके उसको रिप्रोड्यूस कर लेते हो और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार नजर डाल के आते हो, वो सब्जेक्ट कुछ भी हो वो प्रेशर नहीं रहता। ये सही बात है 100%। और एक चीज तुमको जब डिफिकल्ट लगता है, सोचो तुम मैथमेटिक्स में कुछ एक चीज डिफिकल्ट लग रहा है, कोई भी चीज, सोचो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हो, तरह तरह की सवाल आ रहा है दिमाग में, तभी एक बात सोचना, कभी ये मत सोचना कि ये मेरे से नहीं होगा। ये बात सोचना कि वो जो लाप्लास है जो इस काम को किया था जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, वो करीब करीब 150-200 साल पहले उसको बनाया था। तभी का जमाने में बनाने वाला आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, वो उसको समझ के इतने अच्छे से बना दिया, और आज तो मेरे पास सब है सुविधा, फिर भी मैं क्यों समझ नहीं पाऊंगा। इस तरह का अगर पॉजिटिव सोच रखोगे, बस एक चीज है, टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं दोगे तो फिर चलिए शुरू कर देते हैं पढ़ाई। यस सर। कुछ बच्चे नहीं आए हैं, अटेंडेंस अभी तक थोड़ा ढील दे रहे थे, तो मैं उसका लिस्ट भी बना दिया, क्योंकि फाइनल इस सेक्शन में तो कोई बदलाव नहीं आया है। कोई है क्या जो नया आया है इस सेक्शन में? नहीं पता सर, लेकिन कुछ बच्चों से चेंज करवा लिया था ना सेक्शन, फिर मतलब वही ऑनलाइन। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनमें से कोई है जो नया आया है तो वो अपना नाम बोले, रोल नंबर बोले। नहीं है, ठीक है। थोड़ा आप याद करा दोगे क्या क्या पढ़ाए थे, हम भूल गए। इसी में थोड़ा बोलो कहाँ तक पढ़ाए थे। हम लोग शायद फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किए थे। यस सर। अच्छा, उसके बाद हम वो जो स्टेडी स्टेट में जो फाइनल सॉल्यूशन होता है, एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर का रूट ओवर कॉस पी टी माइनस थीटा, ये शायद करवाए थे। करवाए थे हम। यस सर। यस। तो उसी से शुरू करेंगे या और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं सर, यहीं शुरू करो। यहीं से शुरू करेंगे ना? यस सर। ठीक है, तो हम लोग किए क्या, पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको समझे। इसको किसने बताओ ना, क्यों पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर? Because an external force is applied. ओके, वहां पे भी तो जो डैम्पिंग फोर्स था, जो रेस्टोरिंग फोर्स था, सिस्टम जो ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर, वो भी तो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना। सर इसमें एक्सटर्नल फोर्स लॉस ऑफ लगा एनर्जी रहे हैं ताकि ऑसिलेशन हो, वो रोक रहा था। और रेस्टोरिंग फोर्स भी तो एक्सटर्नल फोर्स है जो चाहता है कि ऑसिलेशन हो। So here periodic external force is applied. क्या क्या बोला? So periodic external force is applied here. No, that's the thing, but why it is called as post harmonic or driven oscillator? सर एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं हम लोग, लेकिन नहीं, वो अगर वजह उसी नहीं है। फोर्स को लगाते हैं तो वो नहीं होता। नहीं, वो वजह नहीं है। देखो, पहले फर्स्ट सोचो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जहां पे डैम्पिंग फोर्स नहीं था, उस केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था या जो टाइम पीरियड था, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता था? जो ऑसिलेट कर रहा है उस सिस्टम के ऊपर, और जो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा टी वाज 2 पाई रूट ओवर के बाई एम, एम आई के। जब हम डैम्पिंग ऑसिलेटर में आए, वहां पे क्या हुआ, रेस्टोरिंग फोर्स के साथ डैम्पिंग फोर्स भी ऑसिलेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ गया, कपल्ड हो गया। तो ये ऑसिलेटिंग सिस्टम जो झूम रहा है,
रेस्टोरिंग फोर्स जो झूमने में मदद कर रहा है, और डैम्पिंग फोर्स जो झूमने को अपोज कर रहा है। ये तीनों कपल्ड होके अपना फ्रीक्वेंसी को डिसाइड कर लिए, और ड्यूरिंग ऑसिलेशन दे आर ऑल कपल्ड विथ ईच अदर। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको याद होगा वो फ्रीक्वेंसी आर के ऊपर भी डिपेंड करता है और ओमेगा नॉट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टम इस पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक पीरियोडिक फोर्स अगर अलग सा उसके ऊपर एक्ट करते हो, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन डिसाइड करता है? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का एक अपना फ्रीक्वेंसी है पी। अभी जब फाइनली स्टेडी स्टेट आ गया, उस स्टेडी स्टेट में सिस्टम जिस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय whom? टेल मी। आप समझ पा रहे हो मेरा सवाल को या नहीं समझ पा रहे हो? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग? सब चुपचाप हो गए। सर थोड़ा फिर एक से बार बोल वापस दीजिए। बोलिएगा ना। मैं बोल रहा हूं कि सिस्टम, देखो इसमें एक चीज समझो, इसको मैं और एक बार समझा रहा हूं। एक पार्टिकल है, ऑसिलेट कर रहा है, और उसी ऑसिलेशन के टाइम में एक रेस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर है। ये रेस्टोरिंग फोर्स बाहर का है। So during oscillation, the oscillating system is coupled with the restoring force, and in that case, the time period of oscillation is given by 2 pi root over m by k. M is the mass of the oscillating body, A is the force constant, and this force constant is determined through the coupling action. रेस्टोरिंग फोर्स और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कपलिंग है, रेस्टोरिंग फोर्स जो बाहर का फोर्स है जो ऑसिलेशन में हेल्प कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों को कपल कर रहा है ये। तो इसका वैल्यू रेस्टोरिंग फोर्स के ऊपर जो एक्सटर्नल से आया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो फाइनली द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डिसाइडेड बाय the oscillating system who is oscillating, as well as the external force provider who is providing the oscillation to take place. Now we come to DHO, damped harmonic oscillation. damped harmonic oscillation में क्या हुआ? पार्टिकल ऑसिलेट किया यहाँ पे, लेकिन at any point there are two forces. One is restoring force minus kx type, another is damping force minus b dx by dt type. So here what you see, during oscillation, the oscillating system, the restoring force and the damping force, restoring force और system का coupling का जो characteristic है, that is K, damping force का असर is decided by B, and in this case the time period of oscillation is given by 2 pi root over omega naught square minus r square if the oscillation is under damped type. So here the time period is decided by the restoring force, oscillating system and the damping force taken together. In both these cases, the frequency of oscillation is decided by the system and those forces who are coupled with it during oscillation. But now when you come to forced oscillation, FHO, in that case, there is damping force, there is restoring force. अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं होता तो ये T0 फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करता। डैम्पिंग फोर्स होने की वजह से फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड E हो गया, फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हो गया। लेकिन FHO में आप और एक फोर्स को उसके ऊपर डाले जो F एक्सटर्नल है, और उसका वैल्यू क्या है? F नॉट साइन या कॉस पीटी जो भी। So the external periodic force which is there to compensate energy as its
own frequency of oscillation. Now, when we solved the differential equation for HHO, FHO, and waited for the steady state to reach, then what was the solution? The solution was xt is equal to a cos pt minus theta, where a is equal to f naught by m root over omega naught square minus r square, omega naught square minus p square all square plus 4 r square p square. Now what this represents? This represents oscillatory motion whose frequency is T. So what you observe here? The frequency of oscillation of a forced harmonic oscillator is not decided by the system. System has no role. You can see frequency में system का अपना कुछ भी characteristic नहीं है. Restoring force का भी कुछ characteristic नहीं है. Damping force का भी कोई characteristic उसका frequency के असर में नहीं है, ऊपर नहीं है. Finally, the forced harmonic oscillator is compelled, urged to oscillate with a frequency as decided by the external periodic force. So now the system will tell, you are giving energy, it's alright, for my oscillation to continue. You are forcing me to oscillate with a frequency of yours, not of mine. Would you understand these lines, what I uttered here? Could you all understand what I told here? Yes, sir. Yes, sir. So now tell me why it is called as forced oscillation. Tell. I explained. Still you are confusing. Tell me frankly, are you confusing still? Why all are silent? बहुत बोरिंग लग रहा है. आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो बहुत बोर लग रहा है. यस ये सर थोड़ा उतना समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक बार समझ में नहीं आया. मैं एक लाइन में पूछता हूं, तो इस पर्टिकुलर केस में जिस फ्रीक्वेंसी में वो सिस्टम ऑसिलेट करेगा, उस सिस्टम, रेस्टोरिंग फोर्स, ये सब मिल के तय कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, या द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो एनर्जी कंपेंसेट कर रहा है वो ही अकेला डिसाइड कर रहा है किस फ्रीक्वेंसी में सिस्टम ऑसिलेट करेगा? कौन डिसाइड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को? एक्सटर्नल. हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले, उस इक्वेशन ऑफ मोशन हमको बोल रहा है कि सिस्टम मजबूर होके पी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेगा. पी किसका फ्रीक्वेंसी है? सिस्टम का. सिस्टम का एक्सटर्नल पीरियोडिक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा नॉट और ओमेगा था. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को सिस्टम अपना हिसाब से चुन रहा है, या द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विल डिसाइड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी द सिस्टम विल ऑसिलेट? एक्सटर्नल. That is the reason why now you will say the system is not oscillating freely, but it is forced to oscillate with a frequency which it may not like. System शायद वो चाहेगा नहीं उस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करने के लिए, लेकिन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बोलेगा मैं तो एनर्जी दे रहा हूं तेरे को ऑसिलेशन करने के लिए, तो मैं जो फ्रीक्वेंसी में हूं उसी फ्रीक्वेंसी में मजबूर होकर ऑसिलेट कर. That is why the system is now forced to oscillate with the frequency, and hence it is called as forced harmonic oscillator. थोड़ा मैं 2 मिनट लूंगा.
No, sir.
सॉरी, एक आ गया फोन तो कॉल, तो हमको रिसीव करना पड़ा था। आप समझे क्यों इसको फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला जाता है, या स्टिल यू हैव सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? समझे सर। सब लोग समझे तो? फंडामेंटल बात को समझो, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों हम लोग इसको फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल रहे हैं? क्योंकि इसके आगे जो भी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो सब इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे चलेगा। ओके, सो व्हाट वी फाउंड वाज, in case of forced harmonic oscillator, the differential equation first we wrote. The differential equation was d square xy dt square plus 2r dx by dt plus omega naught square x is equal to f naught by n. क्या लिए थे रे, साइन पीटी या कॉस पीटी, क्या लिए थे? साइन पीटी दिया था सर। साइन पीटी लिए थे, ठीक है। कॉस पीटी भी ले सकते थे। इसको जब हम सॉल्व किए तो वो सॉल्यूशन एक्चुअली स्टेडी स्टेट में काफी टाइम के बाद, पहले तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट, दोनों पार्ट रहेगा, बट कुछ देर के बाद ओनली पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा, एंड दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन व्हिच कम्स आउट टू बी f naught by n root over omega naught square minus p square whole square plus 4r square p square cos, यह साइन जो भी है वो क्या था, साइन था या कॉस था? क्या लिखे थे हम लोग? सर कॉस। कॉस लिखे थे। ओके, ठीक है। कॉस 50 माइनस थीटा, where how much was theta? Theta was equal to tan inverse, कितना था? सर 2 rp by omega naught square minus p square 2 rp by omega naught square minus p square। सो प्रैक्टिकली ये जो थीटा है ना, ये फेज डिफरेंस है। किसके किसके बीच में फेज डिफरेंस है? दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द व्हाट, अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। Okay. Now, if you look at this expression, it is very clear that the final oscillation of the particle, इस इक्वेशन को अगर हम मार्क करें, the equation of motion of FHO represents an oscillatory motion with frequency, with angular frequency p. So what conclusion you get? The conclusion is this, that the particle finally settles, that is, the oscillation is finally settled with a frequency equal to frequency of external periodic force. This is why this is called as force oscillation. Now, whenever there is oscillation, there must be an amplitude. So, what is that amplitude? The amplitude of oscillation of FHO is
A is equal to F naught by m root over omega naught square minus p square whole square plus 4r square p square. So किस किस चीज के ऊपर ये एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मार्क करो, मार्क दैट the amplitude of oscillation is a function of external periodic force, frequency, angular frequency, और frequency भी बोल सकते हो P of external periodic force. यहाँ पे दो चीज होता है। पहला चीज तो यह है कि the external periodic force is forcing the system to oscillate with a frequency as decided by the external periodic force. अगर इस बात को समझ नहीं पाए तो मैं और एक बार बोल रहा हूं। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स सिस्टम को फोर्स करके अपना फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करने के लिए मजबूर कर रहा है, किया, ये एक बात है। खाली फ्रीक्वेंसी सिस्टम का वो डिसाइड नहीं किया, मार्क करो एम्पलीट्यूड के ऊपर भी वो असर डाला, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी पी का फंक्शन है। ए इज ए फंक्शन ऑफ पी। No doubt amplitude is a function of m, amplitude is a function of omega naught, amplitude is a function of r. That I am not denying. But the external periodic force amplitude as well as the frequency, both are there in the expression of A. So they both have significant contribution in deciding the amplitude finally of aperture. Did you get my point or still you have any confusion? Did you get my point or still you have any confusion? आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करोगे, इसके आगे मैं रेस्पॉन्स को मार्क करूंगा और रेस्पॉन्स के लिए काफी मार्क रखूंगा। जो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, गलत हो सही हो, जान लेना कम से कम 20% मार्क उसके लिए डिवोट करके रखूंगा, काट दूंगा। क्लास में इंटरेक्शन इज एसेंशियल, गलत तो सही है। So would you have any actually do you have any question to ask? सर वो जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट फिर से थोड़ा बोल देंगे? तो घंटे के बाद पूछ रहा है, उसी टाइम में मैं बोलता डराने क्यों पड़ रहा है? जो समझ में नहीं आया यू आस्क। व्हाट आई टोल्ड यू कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, सिस्टम उसी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करने के लिए मजबूर हुआ। इतना खाली नहीं, उसके साथ हम अगर एम्पलीट्यूड को देखें तो एम्पलीट्यूड के अंदर भी ये P है और ये F नॉट है। ये F नॉट क्या है? F नॉट तो एक्सटर्नल फोर्स का एम्पलीट्यूड है और P क्या है? P एक्सटर्नल फोर्स का टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑसिलेशन में आके जोड़ गया एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, और जोड़ने के थ्रू सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को डिसाइड अकेला नहीं किया, वो तो किया फ्रीक्वेंसी को, उसके साथ एम्पलीट्यूड के ऊपर भी वो अपना असर डाला। You can see amplitude of oscillation is a function of the external periodic force frequency. आप ये सोच सकते हो कि मैं एक काम करूंगा, मतलब इस तरह का एक सिचुएशन हम लोग सोच सकते हैं। Suppose there is an oscillator. In presence of damping force, it has angular frequency omega. But because the energy is dissipating, so amplitude is dying out. Hence, you applied an external periodic force whose frequency is P. So, who applied the external periodic force? You. I mean, an external agent.
In Yes, that case, there is every possibility that the external agent can change its frequency, angular frequency. ये हो सकता है कि जो external agent एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दे रहा है सिस्टम का ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए, उसके पास ये सुविधा हो कि वो अपना फ्रीक्वेंसी को मन के मुताबिक डिसाइड करे। लेकिन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी जो भी होगा, सिस्टम फाइनली उसी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेगा, इसको भूल जाएगा। ये सिचुएशन पे आ जाओ। Think of a situation where, of course, in post harmonic oscillator, the system will be compelled to oscillate with the frequency of the external periodic force. But along with that, you imagine the external periodic force has the facility to change his own angular frequency. वो अपना frequency को change करने का उसका सुविधा है। तो अलग-अलग पीक वाला वो अगर उसी सिस्टम को अलग अलग पी वाला एक्सटर्नल फोर्स देगा, वो एक्सटर्नल एजेंट, तो पी बदलने से एम्पलीट्यूड भी बदलेगा। दैट इज व्हाई आई टोल्ड एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। इसको ना आप कॉस मत रखो, ये साइन करो। यहाँ पे साइन, क्योंकि साइन और कॉस के बीच में एक π/2 का डिफरेंस है, उसी π/2 को हम थीटा के अंदर रख देते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट द सॉल्यूशन फाइनली इन फॉर्म ऑफ साइन इंस्टेड ऑफ p, इंस्टेड ऑफ कॉस। वुड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. What we observe now is not only the external periodic force is deciding the frequency of oscillation, but also he is imposing significant effect. I mean, he is giving significant contribution to the amplitude through his frequency and through his amplitude. F0 जो है ना, वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का, क्योंकि आप लिखते हो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F0 sin pt, तो F0 जो है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का एम्पलीट्यूड है और P एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और A के अंदर वो दोनों है। तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अपना एम्पलीट्यूड को या अपना फ्रीक्वेंसी को बदल बदल के वो अलग अलग एम्पलीट्यूड में सिस्टम को ऑसिलेट करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो क्या हम लोग ये चेक कर पाएंगे कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अपना फ्रीक्वेंसी को कितना चुने, एम्पलीट्यूड उसमें सबसे ज्यादा होगा। मैं एक काम करता हूं, एम्पलीट्यूड तो फ्रीक्वेंसी का, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज आई एम प्लॉटिंग ए ग्राफ। In this graph, I will take the amplitude along y-axis and the external periodic force frequency along x-axis. जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हम दे रहे हैं ना, सोचो मेरा सुविधा है कि मैं उसका फ्रीक्वेंसी को अपना पसंद के मुताबिक बदल सकते हैं, और अलग अलग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी डाल के व्हाट आर दी पॉसिबल एम्पलीट्यूड्स उसको देख रहे हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, द एम्पलीट्यूड विल चेंज। हाउ इट चेंजेस, दैट आई वांट टू सी थ्रू ए ग्राफिकल प्लॉट। You know, if I plot this, how it will look like? It will look like this. Would you see the graph? Yes, sir. What is interesting here? Who can say? What are the important features of this graph? एक एक करके बताओ। बताओ। ये एक चीज तो बताता है, आप अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी को बदल दोगे तो एम्पलीट्यूड भी बदलेगा। ग्राफ यही बोल रहा है ना? ग्राफ पे यही बोल रहा है ना? Yes, sir. यस सर। क्या आप बोल सकते हो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम रखा जाए तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा।
कम कम होगा। होगा। कम होगा सर। और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाते चले तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। बढ़ेगा सर। फिर एक फ्रीक्वेंसी आएगा तो मैक्सिमम जहां पे जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को लेने से सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा, नहीं? यस सर। फिर Yes. उससे अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो फिर तो reduce एम्पलीट्यूड होगा। गिरने लगेगा। तो यही है वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। अगर आपका पी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का पी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ग्राफ में आया ओमेगा आर बोल के, उसके साथ सेम हो जाएगा ना, तो एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। वो है उसी फ्रीक्वेंसी जिसमें सिस्टम सबसे ज्यादा खुशी में सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा। इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड रिजोनेंस। तुमको पता है एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये रफली पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हर टाइम ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इट इज ऑब्वियस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द एनर्जी में बी लार्ज। उस टाइम मतलब सिस्टम के पास एक्सटर्नल एजेंट से बहुत ही एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, जिसके चलते वो बहुत जोर से ऑसिलेट कर रहा है। आप समझे रिजोनेंस का मतलब? अभी रिजोनेट कर जाना मतलब एक काइंड ऑफ मैचिंग हो जाना। आप अपना फ्रीक्वेंसी को ऐसे चुन रहे हो कि वो सिस्टम पसंद करके उसी फ्रीक्वेंसी में तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होके सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा और तुमसे सबसे ज्यादा एनर्जी खींच लेगा। तुम हो को एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइडर, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडर। इसी को बोला जाता है रिजोनेंस। सिस्टम इज ऑसिलेटिंग, its amplitude is dying out because of the damping force. You are the external agent who has come to maintain the oscillation. But then what is happening? You are compelling the system to oscillate with a frequency which is different from its natural frequency. So practically then what happens? The system will take energy from you to maintain oscillation but not take much. क्योंकि उसको पसंद नहीं है, उसको इच्छा था कि मैं अपना फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करता हूं ओमेगा वाला। तुम उसको एनर्जी देने के बहाने पे एक अलग फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करने के लिए मजबूर कर रहे हो। पी वो मजबूरन एनर्जी ले रहा है बोल के उसी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसको जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा पसंद है वो फ्रीक्वेंसी का एक्सटर्नल फोर्स तुम प्रोवाइड कर दो और सिस्टम सबसे ज्यादा एनर्जी तुमसे ले जाए और सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करने लगे? हो सकता है शायद। एक लड़की नया नया शादी करके ससुराल में गई। अभी जब ससुराल में जाती है लड़की, उससे पहले उसका कई सारे ख्वाब होता है। मैं अपना ससुराल को इस तरह चलाऊंगा, अपने बच्चे को इस तरह पालूंगा, मेरा फैमिली इस तरह होगा, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। So she has some plans, she has some dreams. She is preferring to do something of her own. लेकिन जब ससुराल में जाते हैं ना, ससुराल में कई सारे दूसरे आदमी है, सास है, ससुर है, हस्बैंड है, देवर है, नंदी है। ये सब क्या करते हैं? दे फोर्स द सिस्टम, आई मीन लड़की को फोर्स कर रहे हैं। और कुछ देर के बाद वो लड़की क्या होता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक, अपना ड्रीम छोड़ के उसी ससुराल का जो कैरेक्टरिस्टिक में झूमने लगता है। मतलब वो चलाता है फैमिली को उसी तरह, वो अपने आप को सेटल कर लेता है। शी इज नाउ फोर्स्ड टू मेंटेन दैट वे। बट सोचो इस एक ऐसी तरह सिचुएशन जहां पे जिस तरह मेंटेन होने के लिए चाहेगी, ससुराल वाले उसी तरह अगर उसको प्रोवाइड करते हैं, मौका देते हैं, then what will happen? There will be resonance, matching. Could you understand what I told? Yes sir. So this type of matching normally occurs in many electronic, electrical, mechanical devices. When we say this happens, we say amplitude resonance happens. That is the stage of matching.
You have read this in your 11th class. Just I am justifying all this discussion mathematically. Now then, can we find out that particular angular frequency of the external periodic force? क्या हम लोग उस फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का, जिस फ्रीक्वेंसी में सिस्टम सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेगा? यस, इट इज पॉसिबल. हाउ टू डू दैट? करवा की कर, जल्दी कर, क्लास चल. ठीक है, जाओ चेन क्लास चल. So the amplitude is a function of angular frequency. Let us check the value of P. At which the amplitude is maximum. Then amplitude resonance is said to have taken place. Amplitude resonance and resonant frequency. कैसे निकलेगा? Look at this. If you look at this, the denominator term is this. A is maximum when the denominator within square root. Omega naught square minus p square whole square plus 4 p square r square p square is minimum. जब वो मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. और मिनिमम होने के लिए क्या चाहिए? d by dp of omega naught square minus p square whole square plus 4r square p square should be equal to 0. You know, whenever the function is minimum or maximum, the derivative is 0. So, with respect to p, you take the derivative. 2 omega naught square minus p square into minus 2p plus 8 r square p is equal to 0. So, if you further simplify this, 2 2s are 4. So P will be cancelled. If you take 4p common, omega naught square minus p square whole into, there will be a minus sign of course. So you incorporate that here. Minus omega naught square minus p square plus 2r square is equal to 0. Very simple things. This tells you, because p cannot be 0, so minus omega naught square minus p square plus 2r square is equal to 0, and this should be satisfied at what? You want that this should satisfy at a particular value of p. Say p equal to omega. So you put p equal to omega. Then automatically in place of p, okay, you put p is equal to omega.
Then here instead of P, you put omega. So omega square is equal to omega naught square minus 2r square, giving you omega r is equal to omega naught square minus 2r square root over. So this is the frequency of the external periodic force at which the amplitude will be maximum. And if you want to know what is the possible value of that amplitude maximum, that is also not very difficult to get. The value of the amplitude at this angular frequency of external periodic force is, रुको थोड़ा, so the value of maximum amplitude at this angular frequency is a maximum. This happens when you put P equal to R, P is equal to omega. So you put that. What is the expression for A maximum? F naught by M root over omega naught square minus P square whole square plus 4R square P square. It is to be obtained at P equal to omega. Put the value F naught divided by M square root of omega naught square minus omega r square plus 2r square, P square है ना, 2r square, इसका होल स्क्वायर प्लस 4r square into omega naught square minus 2r square whole root of. So if you further simplify this, what you are going to get? A maximum is equal to, you just see, these two cancels out. So F naught by M root over first term is 4r to the power 4. Second term is 4r square omega naught square minus 8r4. So you can see F naught by M root over, if you take 4r square as common because there will be cancelled, this will be into omega naught square minus r square. And if you take this 4r outside, a maximum F naught by 2rm root over omega naught square minus r square. So if you have any doubt till here, you can ask me. No, sir. No, sir, it was controversial. Okay. You just check if there is any, mistake or anything wrong in the expressions. Please carefully check करना है. माइनस माइनस कहीं पे छोड़ दिया नहीं तो. हैं? एक मिनट सर. So नहीं ठीक है. ठीक है.
सर ये एक्सप्रेशन ठीक है। यस सर और क्विक डैम्पिंग, omega naught is very very greater than r square. So in that case, A maximum can be approximated as f naught by 2r and omega naught. This is for weak damping, very weak damping. Because 2rm is equal to b, so you can write this as f naught by b omega naught. Because 2rm is equal to b. This expression we have used. Any doubt? Anyone is having? नो सर Very good. No, Now sir. then, we have the plot of, finally, we got the maximum value of amplitude as well as the frequency at which this maximum will occur. And finally, we want to plot the graph. Sir, Yes. I Land. know what you will say, because लाभ is there, 3 बजे हमको थोड़ा खाने के बाद सोना है, यही बोल रहे हो ना? यही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ? थोड़ा वैसा ही कुछ सर। yes, sir. हाँ सर। थोड़ा ग्राफ को खींच देते हैं। ये एक आर के लिए, इसके लिए जो मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये है ओमेगा आर 1। फिर अगर आप आर को घटा दो तो ग्राफ इस तरह आएगा। आप मार्क कर सकते हो, उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आप r इक्वल टू 0 के लिए देखोगे ना, ये r इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ पे r1 ग्रेटर देन r2। आप मार्क करो, डैम्पिंग कोएफिशिएंट को जितना घटा रहे हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जहां पे रिजोनेंस हो रहा है वो उतना बढ़ रहा है। ये लाइट डैम्पिंग का केस है। और ये हेवी डैम्पिंग का केस है। Sir, board is not clearly visible. Board is not visible. Board is very clearly visible. I think there yes is sir board is visual, your network might be slow. Yes, sir. Okay, then let me reload. बट सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, वो लोग थोड़ा शेयर कर देंगे ग्रुप में अपना नोट्स को, तो सभी लोगों को जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा देख लें। आज जो लाभ का क्लास है ना, उसमें हमको कुछ पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि उसका जो वीडियो है बहुत लंबा है। मैं पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें वीडियो में वो काफी टाइम चला जाएगा। दूसरा बात है कि वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताया गया है। अगर वीडियो दिखाने के बाद कोई तकलीफ हुआ तो हम उसमें इंटरफेयर करेंगे, ठीक? सर सर वो जो इस बार भी परसेंटेज ऑफ एरर नहीं लिखना है ना? नहीं, तुमको किसी ने अगर नहीं दे रहा है उसका एग्जैक्ट वैल्यू, तो फिर परसेंटेज ऑफ एरर कहाँ से निकालोगे? अच्छा, लास्ट क्लास का तुमको मार्क वार्क सब कुछ मिल गया तो? नहीं No, sir. No, sir. नो सर गूगल क्लासरूम में वो इवैल्यूएशन हो गया होगा, नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ है। नो सर नहीं हुआ। बोल दूंगा वो इवैल्यूएशन को थोड़ा याद दिलाना क्लास के टाइम में, है? ओके ओके सर। क्योंकि हम लोग इवैल्यूएशन करते चलेंगे, ये फाइनल करते चलेंगे। तो हो गया नोट, या और कुछ पूछना है?
The instrumental theory. इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी वहां पे जो स्लाइड कैलिपर या कुछ भी मिलेगा उसी के हिसाब से। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. 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 थैंक यू सर।